चलिए आज के सेशन के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हिंदी का शुरू होने वाला है। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी का पेपर आने वाला है और हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर आप हिंदी के प्रश्नों को गलत करते हो तो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो। तो जितना भी प्रश्न आपका आना 100% सही करना है और बहुत कठिन प्रश्न नहीं आता इसमें, नॉर्मल आता है। आपको आसानी से पढ़कर आराम से पढ़कर उसका उत्तर देना होता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का बहुत चालाक है। वह लड़का या उस लड़का या आप लड़का या हम लड़का, वह लड़का। देखिए 5 से 6 प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत ही सरल होंगे, जो सभी के सही होने चाहिए। इसमें से आप गलती नहीं कर सकते हो, नहीं तो ये आपको सिलेक्शन से बाहर करा देगा। तो वह यहाँ पर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाक्य सही हो जाएगा। वह लड़का बहुत चालाक है ना। इसमें कुछ समझाना है नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। विकल्प देखना है आपको। प्रश्न के अनुसार विभूति, विभूति का पर्यायवाची शब्द बताना है। पहला है प्रतिभूति, दूसरा है सुंदरता, तीसरा है अनुभूति और चौथा है ऐश्वर्य। अब आपको बताना है विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताइए। विभूति, विभूति का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, तो कौन सा विकल्प सही होगा, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य शब्द सही होगा। इसके और भी पर्यायवाची शब्द हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। विभूति एक शब्द है, उसके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे ऐश्वर्य। और क्या कहते हैं ऐश्वर्य को, जैसे आपने नाम सुना होगा वैभव, तो वैभव भी इसका क्या है, पर्यायवाची। ये इंपॉर्टेंट है वैभव। विभूति का पर्यायवाची क्या है, वैभव। धन, संपत्ति, नोट कर लीजिए। वैभव, धन, संपत्ति, समृद्धि, समृद्धि ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वर्तनी की भी दृष्टि से इसको आपको ध्यान देना होगा। समृद्धि कैसे लिखा जाता है वो भी आपको ध्यान रखना होगा। और भी इसके पर्यायवाची हैं, लिख लीजिएगा। रिद्धि, रिद्धि ऐसे लिखा जाएगा, रिद्धि। रिद्धि भी किसका पर्यायवाची है, संपन्नता। एक और शब्द लिख लीजिएगा, संपन्नता। वित्त, अर्थ, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, विभूति के पर्यायवाची हैं। क्लियर है, वित्त और अर्थ, क्लियर। तो ये सब विभूति के पर्यायवाची हैं। सुंदरता का, सुंदरता का पर्यायवाची, सुंदर का क्या है, विशेषण है। सुंदर शब्द विशेषण है और इसकी भाववाचक संज्ञा है सुंदरता। देखिए जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो बनाई जाती हैं। विशेषण शब्द अगर कोई दिया है, अगर उसमें हम प्रत्यय जोड़ दें तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अगर कोई जातिवाचक संज्ञा उसमें कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अगर कोई क्रिया है, अगर उसमें प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं ये 5 प्रकार से बनाई जाती हैं। कितने प्रकार से, 5। कौन सी संज्ञाएं, भाववाचक। अब आपके एग्जाम में संज्ञा नहीं आएगा लेकिन वाक्य शुद्धि में जानना होगा। यहाँ पर जो सुंदर शब्द है, ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा शब्द है, विशेषण। सुंदर व्यक्ति, विशेषता ही तो बता रहा है। और इसमें मैंने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द क्या बन गया, सुंदरता। और ये भाववाचक संज्ञा बन गई। जैसे जातिवाचक संज्ञा है एक लड़का, जातिवाचक संज्ञा है। अब लड़का में पन जुड़ गया तो क्या बन गया, लड़कपन। तो ये क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। ऐसे क्रिया, जैसे पढ़ना क्या है, क्रिया है। अगर इसमें पढ़ धातु में आई प्रत्यय जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, पढ़ाई। पढ़ाई क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही आप देखोगे तो सुंदर विशेषण से बन गया भाववाचक संज्ञा, क्रिया से बन गया और जातिवाचक संज्ञा से बन गया। इसके अलावा हम देखेंगे तो अपना, अपना सर्वनाम है, पन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अपनापन। त्व जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अपनत्व। तो ये सभी क्या बन जाएंगी, भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने जोड़ दिया तेज, तेज शब्द क्या है, अव्यय, क्रिया विशेषण। तेजी भाववाचक संज्ञा। दूर शब्द क्या है, अव्यय, दूरी भाववाचक संज्ञा। निकट शब्द क्या है, अव्यय, निकटता भाववाचक संज्ञा। तो अगर जातिवाचक संज्ञा में, क्रिया में, विशेषण में, सर्वनाम में और अव्यय में प्रत्यय जोड़ दें तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर सुंदरता शब्द भाववाचक संज्ञा, सुंदर शब्द से बना है। अब सुंदर का विलोम क्या होगा,
हुरूफ, है ना। अब सुंदरता का पर्यायवाची तो आप सभी लोग लिख ही लोगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता। यहाँ पर किस भाग में त्रुटि है? चारों विकल्प पढ़िए। समाज में रहकर, या बैर जाना, या शक्तिशाली लोगों से, या ठीक नहीं होता। इन बैर जाना, तो यहाँ क्या होना चाहिए? बैर रखना, है ना। बैर रखना अगर होता तो यहाँ पर सही होता। तो ये जो बैर जाना है ये इस भाग में त्रुटि है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? बैर रखने का मतलब दुश्मनी रखना, है ना। तो अगर बैर रखना होता तो ये वाक्य क्या होता? सही होता। तो इसमें त्रुटि है। क्लियर। अगले पॉइंट पर चले। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अल्पायु, अल्पायु यानी चारों विकल्पों में अल्पायु शब्द है, अलग अलग तरीके से नोट किया गया है, तो इसमें सही वर्तनी वाला आपको बताना है। तो अल्पायु डी वाला सही होगा, है ना। इसके अलावा और भी वर्तनी से संबंधित कुछ शब्द है, नोट कर लीजिएगा। अल्पायु तो नोट ही कर लीजिए। एक शब्द है जर्जर। अब मैंने रा का प्रयोग बताया था, जो आधा रा होता है वो कहाँ लगता है? ऊपर। और जर्जर में जो रा है वो आधा है बीच में, तो जाके ऊपर लगेगा, रेफ वाला रा कहते हैं। तो इस तरह से जर्जर शब्द लिखा जाएगा। इसके अलावा एक शब्द है अक्षुण, अक्षुण, है ना। अक्षुण, आधा अड़ा फिर पूरा अड़ा, इस तरह से नोट कर लीजिएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है अक्षौहिणी। अक्ष प्लस ऊहिणी से मिलकर बना है तो गुण संधि। और आप जानते हो गुण संधि में ऊपर एक मात्रा आती है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर अक्षौहिणी ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर अगर इसका हम उच्चारण लिखेंगे वर्तनी, तो छा पर जो औ की मात्रा आ जाएगी, इस तरह से इसकी वर्तनी शुद्ध होगी। अक्षौहिणी होता है, नोट कर लीजिएगा। ये कई बार विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछा भी गया है, अक्षौहिणी। एक शब्द है अंत्याक्षरी। अंताक्षरी हम लोग बोलते हैं ना, तो अंताक्षरी हम लोग बोलते गलत हैं, इसलिए लिखते भी गलत हैं। क्या है? अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी। यहाँ पर क्षा होगा, आधा का और मूर्धन्य शा से मिलकर ये बना है, तो इस तरह से इसकी वर्तनी शुद्ध होगी, अंत्याक्षरी। नोट कर लीजिएगा, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। एक शब्द है, आप बोलते हो अभ्यस्त। अभ्यस्त में ता आता है या था आता है? ता आता है कि था? ता आता है ना। तो इसकी वर्तनी कैसे होगी? अक्सर लोग गलत बोल देते हैं ना, अभ्यस्त बोल देते हैं। तो ये आपका इस तरह से लिखा जाएगा, अभ्यस्त। आप लिखते हो तत्व। तत्व कैसे लिखते हो? ता आधा ता वाह। क्या ये सही है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर भी एक हल्का सा आधा ता होगा। इस तरह से इसकी वर्तनी शुद्ध होगी। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे शब्द। एक शब्द है सन्यास या सन्यासी। तो देखिए सन्यास कैसे लिखा जाता है? अगर हम बिंदु लगा दे या हम आधा ना लगा दें, देखिए कौन सा सही है? दोनों ही गलत हैं। दोनों बिंदु रहेगा, हाँ, बिंदु भी रहेगा यानी अनुस्वार भी रहेगा और आधा ना। क्यों रहेगा ये जानिए। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से लिख दे, इस तरह से, तो इसकी वर्तनी ये सही हो जाएगी, क्योंकि ये बना है सम प्लस न्यास से मिलकर। किससे? सम प्लस न्यास। अब न्यासी तो आगे ही प्रत्यय जुड़ जाएगा, लेकिन मूल शब्द जो है वो सन्यास है। अब सम प्लस न्यास से मिलकर जब बना है, तो नियम है कि अगर माँ के बाद कोई भी का से लेकर माँ तक के बीच का स्पर्श वर्ण आता है तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है, ये नियम है। तो माँ के बाद ना आया है, माँ किस में बदलेगा? अनुस्वार में। तो ये जो माँ लिखा हुआ है, अनुस्वार का मतलब बिंदु होता है, बिंदु में बदल गया और आगे जो लिखा है ये उतर जाएगा ना। तो इस तरह से इसकी वर्तनी क्या होगी? संन्यास। ये सही होगा। क्लियर है? ये जो माँ है ये अनुस्वार में बदलेगा और माँ की जगह अनुस्वार लगा देंगे, न्यास आगे जोड़ देंगे। अब सन्यासी लिखना हो तो आगे ही की मात्रा लग जाएगी, बाकी तो यही रहेगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सन्यास या सन्यासी लिखा हुआ है तो उसमें अनुस्वार वाला बिंदु भी होगा और आधा ना भी होगा। क्लियर? चलिए एक शब्द और लिखिएगा, अधिशासी।
अधिशासी, अधिशासी अभियंता आप पढ़ते हो बोर्ड पर, तो आपको ध्यान देना होगा कौन सा शा आता है अधिशासी में। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे लिख लिए होंगे, क्या ये सही है? बोलिए, यही सही है। आप लोग यहाँ मूर्धन्य शा लगा दिए होंगे, वो गलत हो गया। मुझे पता है कहाँ गलती करोगे आप। यहाँ पर दंत सा होगा लास्ट में, इसमें पहले तालव्य शा आएगा और लास्ट में दंत सा आएगा, तो अधिशासी होता है। इस तरह से इसकी वर्तनी ये शुद्ध होगी। और नोट कर लीजिएगा, देवर्षि, देवार्षि हम लोग पढ़ते हैं, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर अगर वर्तनी की देव प्लस ऋषि से मिलकर बना है देवर्षि, है ना। अब यहाँ पे नियम है गुण संधि का कि आपके साथ री मिलेगा तो किस में बदलेगा? अर में। क्या बदलेगा? अर। आ और आधा रा। ध्यान दीजिएगा कैसे बना देवर्षि, ये जान लोगे तो गलत नहीं लिखोगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम इसको तोड़ें, पहले इसको हम इरेज कर देते फिर समझाते हैं। देखो अगर हम इसको तोड़ें, देव को अगर तोड़ें तो यही तो लिखा हुआ है, क्योंकि वा प्लस आ ही तो लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर ऋषि लिखा हुआ है। तो ऋषि में री को लेंगे, क्योंकि पहले वर्ण का अंतिम और दूसरे का प्रथम वर्ण मिलता है। और ये आ प्लस री मिला तो किस में बदला? अर में। आ और रा, रा आधा है यहाँ पर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वा में जब आ स्वर मिलेगा तो वा पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। अब यहाँ रा आधा है, इसको ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे क्या बचा? शी। और मैंने क्या बताया था कि आधा रा जो होता है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम रा को शिफ्ट करेंगे तो किसके ऊपर जाएगा? शा के ऊपर। तो यहाँ पे देवार्षि नहीं होगा बल्कि देवर्षि होगा। ये आपका, इसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। आ प्लस री बराबर अर। ऐसे महर्षि हो जाएगा, महा प्लस ऋषि, महर्षि। महार्षि नहीं होता है, क्या होता है? महर्षि होता है। ठीक है, अगर संधि तैयार हो तो वर्तनी तैयार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? काफी शब्दों पर पकड़ आपकी मजबूत हो जाएगी। तो नोट कर लीजिएगा। और एक शब्द है जागृत और एक शब्द है जागृति, दो अलग अलग शब्द हैं, और दोनों की वर्तनी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जागृत शब्द नहीं होता है बेटा, क्या होता है? जागृत होता है, जागृत। और अगर आप जागृति लिखोगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। दोनों अलग अलग शब्द हैं। और एक शब्द है अनुगृहीत, ये कई बार पूछा गया है, अनुगृहीत। और एक शब्द है अनुग्रह। अब अनुग्रह में गा के नीचे रा होगा, री नहीं होगा, अनुग्रही नहीं होता है। तो अनुग्रह लिखेंगे तो इस प्रकार से, अनुगृहीत लिखेंगे तो गा के नीचे री की मात्रा होगी, जागृत लिखेंगे तो री की मात्रा आएगी, लेकिन जागृत लिखेंगे तो नीचे क्या आएगा? गा के रा आएगा। अनुगृहीत, ये इस तरह से। अच्छा, आप बोलते हो ठंडी में, ठंडक के महीने में इस समय आ रहा है, सर्दी जुकाम बहुत होता है, तो जुकाम कैसे लिखते हो? जुकाम होता है या जुखाम होता है? देखिए कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो कंफ्यूजन ही नहीं रहना है आपको। जुकाम होता है, नोट कर लीजिएगा, जुखाम नहीं होता है। हाँ, बिंदु लगा देंगे और भी शुद्ध हो जाएगा, ऐसे भी लिख दोगे तो भी सही माना जाएगा। आप बहुत बार बोलते अहिल्या, अहिल्या होता है या अहल्या? अहल्या होता है, अहिल्या नहीं होता है। तो नोट कर लो, अहल्या। ये सारे शब्द पूछे गए हैं, इसलिए मैं नोट करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट भी है। अहल्या, ठीक है, बोलिए। और एक शब्द है क्लेश। क्लेश कैसे लिखोगे? तालव्य शा रहेगा, लेकिन का जो होगा वो आधा होगा। ऐसे है कलश, कलश में कौन सा शा होगा? तालव्य शा। और एक शब्द है कैलाश, कैलाश में कौन सा सा होगा? दंत सा होगा। हाँ, नोट कर लो तीनों। ठीक, चलते हैं आगे, और भी शब्द आएंगे, अभी बताएंगे। इतना पर्याप्त हो गया आज के लिए। अभी एक आध प्रश्न और आएगा तो वहां पर दो चार शब्द नोट करवा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया है उल्लू बनाना। उल्लू बनाना का मतलब उल्लू की तरह जागना, मूर्ख बनाना, बड़ाई करना, या रात को जागना।
देखिए मुहावरे का अगर सीधा अर्थ निकालोगे तो गलत हो जाएगा। अब कहोगे उल्लू बनाना, उल्लू रात भर जागता है तो रात को जागना तो गलत हो जाएगा कि नहीं। अगर कहोगे उल्लू की तरह जागना तो भी गलत हो जाएगा। उल्लू बनाने का मतलब सेंस किससे है, मूर्ख बनाना। कहते नहीं हो मुझे उल्लू मत बनाओ, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, यानी मुझे मूर्ख मत बनाओ, तो मूर्ख बनाना इसका सही अर्थ होगा, है ना। कुछ और मुहावरे नोट कर लीजिए। अब उल्लू आया है तो एक और लिख लो उल्लू से संबंधित, काठ का उल्लू। काठ का उल्लू, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा आप सभी लोग। काठ का उल्लू का मतलब मूर्ख होता है। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना, काठ का उल्लू का मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है। नोट कर लीजिएगा। और लिख लीजिए एक आध मुहावरे। कोढ़ में खाज होना, कोढ़ में खाज होना, ऐसे लिखिएगा, कोढ़ नीचे बिंदु रहेगा। कोढ़ में खाज होना, जब कभी भी आप में लिखा करो ना तो में के ऊपर अनुस्वार अवश्य लगा दिया करो हमेशा। तो कोढ़ में खाज होने मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कोढ़ यानी पहले से कोई मुसीबत है और उसमें खुजली हो जाने का मतलब और मुसीबत बढ़ जाना, तो मुसीबत होने पर और मुसीबत बढ़ जाना, लिख लो। दुख पर और दुख होना, मुसीबत में और मुसीबत होना या दुख पर और दुख होना, विपत्ति में और विपत्ति होना, तीनों माना जाएगा। और एक शब्द है कूप मंडूक, कई बार बोला जाता है ना, कहते ना अभी तुम कूप मंडूक हो, कुएं के मेंढक हो, है ना। कूप माने कुआं, मंडूक मतलब मेंढक, तो इसका अर्थ क्या होगा, सीमित ज्ञान या अनुभव की कमी होना। एक है कागजी घोड़े दौड़ाना। ये सारे मुहावरे ऐसे जो पूछे गए हैं, इसीलिए ध्यान से पढ़िए। कागजी घोड़े दौड़ाना, बताइएगा इसका अर्थ क्या होगा। आशा करता हूं आप सभी लोग सही बताएंगे। कागजी घोड़े दौड़ाना, जब आप जाते हो किसी विभाग में, आपका काम जल्दी नहीं होता है, फर्जी लिखा पढ़ी होती है लेकिन काम नहीं होता है, तो आप कहते हो यार फालतू में कागजी घोड़े दौड़ा रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, यानी व्यर्थ में लिखा पढ़ी करना। आप लोग क्या करते हो, कागजी घोड़े दौड़ाते हो कि नहीं कमरे पे, अच्छे ढंग से पढ़ते नहीं हो, केवल बस खाली पिताजी को दिखाने के लिए झूठे लिखा करते हो, फालतू में, व्यर्थ में लिखा पढ़ी करना, है ना। एक मुहावरा है किनारे लगाना, किनारे लगाना, चलिए इसका अर्थ बताइएगा। किनारे लगाना, हाँ, ध्यान भटकाना। किनारे लगाने का मतलब ध्यान भटकाना। ये किस सेंस में आप बता रहे हो। कहते ना मैंने यह काम किनारे लगा दिया, यानी पूरा कर लिया, बोलते हो ना, तो लिख लो काम पूरा करना, काम पूरा करना, मैंने उसको किनारे लगा दिया, यानी उसका काम तमाम कर दिया, काम पूरा कर दिया, बोला जाता है कि नहीं। अगला लिखिएगा, खग जाने खग की भाषा, ये लोकोक्ति है। खग, खग माने पक्षी, पक्षी नहीं, खग जाने खग की भाषा, पक्षी पक्षियों की भाषा जानते हैं क्या, इसका अर्थ ये होगा, नहीं, क्या होगा। अरे जो समान प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो एक दूसरे के व्यवहार को समझते हैं, ये तो है। यहाँ पर खग जाने खग की भाषा यानी पक्षी पक्षी की भाषा, सीधा अर्थ होगा। इसका मतलब ये होगा पक्षी पक्षी समान प्रवृत्ति के हैं कि नहीं, तो जो समान प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समझते हैं। तो लिख लो समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। एक दूसरे को सराहते हैं, समझते हैं, जानते हैं, है ना। हो गया, तो चलिए हो गया मुहावरा, करीब मतलब भर हो गया आज के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्या होगा,
कौन सा जन्मांध सही लिखा है? बी वाला है ना। चलिए, जन्म से अंधा, जन्मांध नोट कर लीजिए। चलें आगे। वर्तनी से संबंधित काफ़ी शब्द मैंने आज करवा ही दिए हैं, है ना। अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न देखिए, संतुष्ट हो जाइएगा तभी बताइएगा। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित अंश है धनुष से मछली का आंख। अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। अब यहाँ पर धनुष से मछली का आंख की जगह हम क्या लिख सकते हैं? धनुष से मछली की आंख पर, या धनुष से मछली को आंख पर, या धनुष से मछली के आंख पर, या मछली से धनुष की आंख पर। क्या सही होगा? धनुष से मछली की आंख। पहला विकल्प सही होगा ना, क्योंकि मछली है तो मछली की आंख होगा, मछली के आंख या का आंख या को आंख नहीं होगा। तो अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख पर निशाना लगाया। आंख स्त्रीलिंग है, आंख स्त्रीलिंग। चेक करो, मेरी आंख या मेरा आंख? मेरी आंख। लेकिन नेत्र, देखिए दोनों का अर्थ एक है, आंख भी और नेत्र भी, दोनों का अर्थ सेम है कि नहीं? और नयन, तीनों शब्द का अर्थ एक ही है। लेकिन अगर लिंग निर्धारण किया जाए तो आंख स्त्रीलिंग है, नेत्र और नयन क्या है? मेरा नेत्र या मेरी नेत्र? मेरा नेत्र। मेरी नयन या मेरा नयन? मेरा नयन। अब देखिए, नेत्र और नयन क्या हो गया? पुल्लिंग, लेकिन आंख स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर की आंख होना चाहिए, का आंख नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो ना। अब पूछ ले, नाक स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। मेरी नाक या मेरा नाक? मेरी नाक। है तो नियम बहुत सारे, लेकिन ये ऐसा कॉन्सेप्ट जो मैं बताया हूँ, ट्रिक कह लीजिए, ये बहुत ही रामबाण है आपके एग्जाम के लिए, है ना। शरीर के अंगों में कुछ अंग पुल्लिंग भी होते हैं और कुछ अंग स्त्रीलिंग। जैसे कान, मेरी कान, मेरा कान, मेरा कान पुल्लिंग हो गया ना। दांत, मेरा दांत, मेरी दांत, मेरा स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग। बाल पुल्लिंग। जीभ स्त्रीलिंग, मेरी जीभ, है ना। कमर, मेरा कमर, मेरी कमर, स्त्रीलिंग होगा कि नहीं? पेट, पेट पुल्लिंग, मेरा पेट। कैसा पेट, है ना, कौन सा पेट? टुड्डी, मेरी या मेरा? मेरी, स्त्रीलिंग। मूंछ, मूंछ स्त्रीलिंग, मेरी मूंछ होता है, मेरा मूंछ होता है। दाढ़ी स्त्रीलिंग। समझ जाओगे ना? बोलिए। चलिए, तो यहां पर मछली क्या होगा? की आंख पर। अगला प्रश्न चले। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता अब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। यहाँ पर अब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है, क्या होगा सही? जब तक उसकी आवश्यकता, या कब तक, या तब तक? जब तक उसका आवश्यकता, ए वाला। जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। क्लियर? अब यहां पर उसकी क्यों आया? आवश्यकता क्या है? स्त्रीलिंग। बनी रहती है, तो यहां पर उसकी आएगा, उसका नहीं आएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है, और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेता है। यहाँ पर कहाँ विकल्प, कहाँ गलत दिख रहा है? चलिए, और अभ्यास करके वह, या परिश्रम एवं अभ्यास ही है, या मनुष्य की सफलता का रहस्य या सफलता को प्राप्त पा लेता है? डी वाला ना, सफलता को प्राप्त कर लेता है, पा लेता नहीं। सफलता को प्राप्त किया जाता है, पाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? कर लेता है। सभी का सही है, वेरी गुड, कर लेंगे ना ये। जब आप वाक्य दे दे गलत और उसको अपने मन से सही कर लो, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इसमें तो आपको सहारा मिल जा रहा है ना। हाँ, तो इसीलिए मैं रोज़ 10-5 वाक्य आपका लिखवाता हूँ, सही करवाता हूँ। ये सब उसके आगे बहुत छोटी चीज़ हो जाएंगी, है ना।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम बताना है। निकृष्ट होगा। उत्कृष्ट का मतलब या निकृष्ट का मतलब, कह तो मोहन निकृष्ट बालक है। मतलब सर वो अभद्र व्यवहार करता है। हाँ, और उत्कृष्ट का मतलब अच्छे से रिलेटेड है। यहां पर देखिए कृष्ण का विलोम अगर पूछ ले, काला का गोरा होगा। कृष्ण का मतलब काला होता है, इसका मतलब नहीं, इसका विलोम गोला होगा। कृष्ण का शुक्ल सर पक्ष से भी हो सकता है। हाँ, शुक्ल शुक्ल भी हो सकता है। काला का सफेद। ये संकरी क्या है? छिछला हो गया इसका। देखो एक शब्द है संकर, उसी से बना है संकरी। संकर का मतलब होता है, सकरा मतलब पतला होता है, संकर का मतलब पतला नहीं होता है। नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, संकर शब्द का मतलब होता है दो विभिन्न प्रजातियों को मिलाकर जब कोई बनाया जाता है तो वो संकर कहलाता है। जैसे हाइब्रिड कहते हो, धान की प्रजाति होती है संकर, यानी दो अलग अलग वैरायटी के धान को मिलाकर उसको बनाया जाता है तो वो संकर कहलाता है। अब जैसे हिंदी में संकर शब्द पढ़ोगे तो संकर इस तरह से लिखा जाता है, शंकर नहीं होता है। इस तरह से दो विभिन्न भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है वही संकर शब्द होता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी दो अलग अलग भाषाओं का शब्द है। जैसे कंपनी, बाग, कंपनी अलग है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, बाग अलग भाषा का शब्द है। तो जो दो विभिन्न भाषाओं के योग से कोई शब्द बनता है संकर शब्द। जब दो विभिन्न प्रजातियों के योग से कुछ बनता है तो वही क्या कहलाता है? संकर कहलाता है। उसी से बना है संकरी। तो लिख लीजिएगा, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट, कृष्ण का विलोम शुक्ल, कष्ट का विलोम क्या होगा? यहां पर विकल्प दिया है, बताइएगा। आराम, सुख भी हो सकता है, सुख का दुख होगा, कष्ट का नहीं होगा सुख। साधु का असाधु, नोट कर लीजिए, लिख दे कि लिख लोगे? लिख लोगे ना। साधु का असाधु। स्पृश्य, देखिए यहां पर स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 पढ़ते हो ना आप पॉलिटी में। सहोदर, सहोदर का विलोम नोट करिए। अन्योदर, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। सहोदर का अन्योदर। अवनी, अवनी का पर्यायवाची बता रहे हो? अंबर। विलोम पूछे हैं बेटा, अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर होगा। सूक्ष्म, यही गलत कर रहे हो। सूक्ष्म का दीर्घ नहीं, लघु का दीर्घ होगा। लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। छोटा का बड़ा, लघु का दीर्घ, सूक्ष्म का स्थूल, है ना? यही आपको ध्यान रखना है, सूक्ष्म का स्थूल। हाँ, विकल्प पाओगे तो कर लोगे, मुझे पता है। अधिकृत, देखो आप लोग अधिकृत का अनाधिकृत बोल देते हो, बोलते हो कि नहीं? लेकिन अनाधिकृत नहीं होता है बल्कि अनधिकृत होता है। यहाँ पर आ की मात्रा लगाओगे तो वर्तनी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वर्तनी में भी पूछा जाता है, अनधिकृत होता है। अगर पूछे विशुद्ध का, विशुद्ध का विलोम क्या होगा बताइए? विशुद्ध का मतलब शुद्ध होता है। विशुद्ध पूरी तरह से जो शुद्ध होता है उसे विशुद्ध कहते हैं। इसका अशुद्ध होगा। शुद्ध का भी अशुद्ध होगा और विशुद्ध का भी क्या होगा? अशुद्ध। पर्यायवाची बता रहे हो। जैसे ज्ञान, विज्ञान, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, तो विशेष रूप से जो शुद्ध हो वही विशुद्ध होता है और इसका क्या होगा? अशुद्ध होगा। क्लियर? श्री गणेश लिख लो। श्री गणेश, ये सारे पूछे गए हैं। श्री गणेश, इसका विलोम क्या होगा? इति श्री। तो हो गए मतलब बर विलोम आज के लिए। अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक आंख ना भाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। एक आंख ना भाना, बताइए।
जरा भी अच्छा ना लगना, एक आंख से देखना बहुत अच्छा लगना, या काना होना। जरा भी अच्छा ना लगना। ये मत कह देना काना होना, एक आंख ना भाना, ये मतलब एक आंख नहीं है तो काना है, या एक आंख ना भाता है तो अच्छा लगता है, या एक आंख से देखने को एक आंख भाना मतलब एक आंख यही पहले ना भाना कहते हैं। पहला विकल्प आपका सही होगा, जरा भी अच्छा ना लगना। और जो मुहावरे थे आज मैंने लिखवा दिए हैं, है ना, विलोम भी लिखवा दिया, कुछ एक्स्ट्रा वर्तनी संबंधी शब्द भी लिखवा दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पुलिन, पुलिन शब्द का पर्यायवाची बताना है। कुलीन होगा या प्राचीन होगा या नवीन होगा या कगार होगा? बोलिए, पुलिन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कगार होगा। नोट कर लो। अब कगार किसको कहते हैं? कगार, कगार किसको कहते हैं? आप लोग बोलते हो, दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हो इस शब्द का। बोलिए। अरे यार, कगार मतलब किनारा, बोलते नहीं हो, नदी के कगार पर, यानी नदी के किनारे। छोर देख लो, और भी पर्यायवाची, छोर, छोर, किनारा, तट। कगार माने तट भी तो होता है, अब समझ गए होगे ना। और क्या होगा? हाँ, तीर, नदिया के तीर बोला जाता है ना, तीर। वो धनुष बाण वाला तीर नहीं है, यहाँ पर किनारा वाला तीर है। तो यहाँ पुलिन का मतलब कगार, छोर, तट, किनारा या तीर। और भी पर्यायवाची लिख लीजिए प्राचीन के। प्राचीन पुराना, भूतकालीन, पूर्वकालीन, पुरातन। पुराना, भूतकालीन, पूर्वकालीन, पुरातन, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? प्राचीन के। चलिए कुलीन का बताइए, कई बार बता चुका हूं मैं। कुलीन का, कुलीन किसको कहते हैं? शिष्ट, देखो, शिष्ट, शालीन, भद्र, सभ्य, श्रेष्ठ। सभ्य, श्रेष्ठ हो गया। नवीन का मतलब नया, नूतन। नव्य, नव्य ऐसे लिखिएगा, नवेला। अभिनव, ये किसका पर्यायवाची हो गया? नवीन का। तो चारों पर्यायवाची आपको पता चल गया। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है दिया गया गद्यांश वाला। चलिए, ये बहुत आसान होता है। चलिए बताइएगा। संसार में, अब इधर मैं खड़ा हो जा रहा हूं, आप लोग पढ़िए। संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के अज्ञान अनुसार या गुना या गणित अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है ना। चलिए आगे। इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा या छांव या ऊंचाई या जिंदगी क्या नहीं है? परिभाषा। इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती, ठीक। पर इतना तो तय है कि जिस समय यह व्यक्ति के बादल पर, निर्णय पर, दिमाग पर या नाक पर, व्यक्ति के किस पर? दिमाग पर हावी होता है, उस समय उसे यही लगता है कि वह संसार या निर्णय या पहाड़ या कल किसका सबसे बड़ा ज्ञानी है? बताइए। संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो यहाँ पर क्या भर दें? संसार। ये आप लोग सही कर ले रहे हो, कभी नहीं गलत हुआ आपका, एक बार हुआ था। और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का शर्त है, तर्क है, बदलाव है या क्या है? तर्क है। चलिए भर देते हैं पूरा फिर से एक बार में। संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। तो यहाँ पर अनुसार आया था और फिर आगे चलेंगे। इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती।
पर इतना तो तय है कि जिस समय यह व्यक्ति के किस पर, दिमाग पर, दिमाग ग रहेगा ना, दिमाग तो लिखा है गा, वो भी सही है ना। हाँ, दिमाग पर हावी होता है, उस समय उसे यही लगता है कि वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का तर्क है। क्लियर है? आगे चले। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो भूमि उपजाऊ ना हो। बंजर या उर्वर? बंजर। बंजर का उल्टा उर्वर, कल बताया था मैंने। मैदान किसको कहते हैं? खाली स्थान हो, मैदान है। मैदान में कुछ हो नहीं सकता। मैदान जो होता है एक समतल भूमि होती है। लिख लो, जो भूमि उपजाऊ ना हो उर्वर, चौड़ी और सपाट जमीन मैदान होती है। पतली जमीन को मैदान नहीं कहते हैं। मैदान कैसा होता है? चौड़ा होता है और सपाट होता है ना, प्लेन। चौड़ी और सपाट जमीन को क्या कहते हैं? मैदान। अब यहां पर बताइए, एक शब्द है दलदल। दलदल किसे कहते हैं? जहां से कीचड़ निकलता हो। नाली से भी तो कीचड़ निकलता है। जहाँ से निकल ना सके सर, जहां से कीचड़ ना निकल सके। जहाँ से जैसे आदमी नहीं यार, दलदल का मतलब क्या होता है बताइएगा? फट सूखा रहता है सर। जहाँ जो ज़मीन होती है वो गहराई तक नम हो और जहाँ पर पैर धंसता हो, यानी काफ़ी गहराई तक नमी हो उसमें। लिखिएगा, वह ज़मीन जो गहराई तक गीली हो और जिसमें पैर नीचे तक धंसता हो। वह ज़मीन जो गहराई तक गीली हो और जिसमें पैर नीचे तक धंसता हो, ऐसे क्या कहते हैं? दलदल कहते हैं। बंजर और उर्वर तो आप जानते ही हो, है ना? क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने। चलिए बताइए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। मांस खाने वाला, मांसाहारी। कम खाने वाला, अल्पाहारी। साग सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। सब कुछ खाने वाला, सर्वाहारी। है ना? एक लिखो आद्यांत। एक शब्द लिखो आद्यांत। आद्यांत किसको कहते हैं? आदि से अंत तक। लिख लो, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आद्यांत। कभी कभी वाक्यांश दे देता है, शब्द पूछता है, और कभी कभी शब्द देकर वाक्यांश पूछता है। तो आप अगर तैयार रहेंगे तो दोनों ही तरीके से सही कर लेंगे। चलिए अगला लिखिए, अंकशायिनी। अंकशायिनी, देखिए सही लिखिएगा, अंकशायिनी। अंक माने गोद, शयन से बना है शायनी यानी गोद में सोने वाली स्त्री। गोद में सोने वाली स्त्री। नोट करिएगा फटाफट। एक शब्द है अजेय, एक शब्द है अज्ञेय और एक शब्द है अपराजेय। तीनों का आपको अर्थ बताना है, फटाफट बताइएगा। अजेय का मतलब जिसे जीता ना जा सके। लिख लो, अजेय जिसे जीता ना जा सके। अज्ञेय का मतलब जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके। अपराजय का मतलब जिसे पराजित ना किया जा सके। अपराजय मतलब जो कभी पराजित ना हुआ हो या जिसे पराजित ना किया जा सके। हो गया? हाँ, अजेय का मतलब जिसे, अज्ञेय का मतलब जिसे जाना ना जा सके, अजेय का मतलब जिसे जीता ना जा सके, और अपराजित का मतलब जिसे पराजित ना किया जा सके। और एक शब्द है दुर्जेय। दुर्जेय दो उपसर्ग से बना है। बताइएगा, दुर्जेय का मतलब क्या होता है? जिस पर विजय पाना कठिन हो। जिस पर विजय पाना कठिन हो, दुर्जेय कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम बताइए। स्तुति। स्तुति का विलोम निंदा, ये कई बार पूछा गया। अपकार का विलोम नोट कर लीजिएगा, उपकार, है ना? और अगर पूछ ले प्रशंसा का विलोम, प्रशंसा का निंदा। स्तुति और प्रशंसा पर्यायवाची शब्द हैं और प्रशंसा का भी विलोम क्या हो जाएगा? निंदा। या इसका विलोम एक हो सकता है भर्त्सना।
नोट कर लीजिएगा, भर्त्सना। याद का विलोम याद करना, फिर भूल जाना, तो याद का विलोम भूल हो जाएगा। सौम्य का विलोम क्या होगा? सौम्य शब्द का विलोम उग्र, सौम्य उग्र हो चुका है, गलती मत करिए। शीत का विलोम, एक शब्द है शीत, शीत का विलोम ग्रीष्म होगा। उष्ण, उष्ण, उष्ण मतलब सूखा हुआ, शीत मतलब नम होता है, समझे? शीत कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय होता है कि नहीं होता है, जलवायु प्रदेश। और एक होता है उपोष्ण कटिबंधीय, वो सब भूगोल में पढ़ोगे। तो आज के लिए इतना ही है ना, चलें आज के लिए इतना ही। तो आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। आप सभी लोग एकदम इसी तरह पढ़ते रहिए और अपना एक पद एसएससी जीडी में ले कर रहिए। कोई भी चीज़ जब आप जुनून के साथ करोगे, कर्म सभी करते हैं, लेकिन सफल वही होता है जो कर्म सही ढंग से करता है, सही रास्ते पर चल कर करता है। जैसे सिविल लाइन जाओगे, बहुत सारे रास्ते हैं, आप पहुंचोगे एक ना एक दिन, लेकिन एक रास्ता ऐसा होगा जो सबसे करीब होगा, जब जिससे आप जल्दी पहुंच सकते हो। तो टीचर का काम होता है वो एक सही रास्ता दिखाना, ना कि हम आपके दिमाग में पिरो देंगे सारी चीज़, आप सफल हो जाओगे। उस सही रास्ते पर आपको चलना होगा स्वयं। अगर उस रास्ते पर आप चलोगे, सही रास्ते पर, सही मार्ग पर, तो आप निश्चित रूप से बहुत कम समय में सफल हो जाओगे। ठीक है, जय हिंद, जय हिंदी।